नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो डेट है वो है 12 नवंबर और आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी अपडेट कि आप लोगों के लिए कल एक वीडियो बनाया गया था बीओ को लेकर के, आरओ मेंस को लेकर के और बाकी जो अदर आपकी अनदर एग्जामिनेशन डेट है वो वीडियो मैंने कल बनाया था और उसमें मैंने सारे बीयू की नई की वैकेंसी के बारे में, आरओ मेंस के बारे में, पीसीएस मेंस के बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में, ये सारी जानकारियां 26 की जो नई वैकेंसी आने वाली है आरओ की, बीओ की, उनके सभी के बारे में मैंने जानकारी और रणनीति दोनों पर मैंने आपसे चर्चा की थी। तो आप उसको जो है एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा, बड़े काम का वीडियो है। और बाकी ये जो क्लास आपकी है इसको जरूर देखिए और कमर कस लीजिए भाई साहब। देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और बड़ी शिद्दत के साथ में इसको बनाता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको देखने का प्रयास जरूर करेंगे। ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगा, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो ये आपके लिए समस्या भरा काम हो जाएगा आपके लिए। इसलिए डेली क्लास देखिए, यहां पर आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट से चीजें बताई जाती हैं। एक आपको मैं प्रश्न भी देता हूं लिखने के लिए, जिसका मैं अगले दिन मॉडल आंसर भी आपको देता हूं और सारा स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन में कराता हूं। तो आप इसको जरूर देखिए, है ना। ये बहुत ज्यादा लाभकारी और अपने अपने स्टेटस पर आज जरा वीडियो लगा दीजिएगा ताकि उन अभ्यर्थियों को भी एक बेहतर कंटेंट मिल सके जिनको एक अच्छे कंटेंट की नीड है अपने आप पे, ठीक है। आइए बिना देरी के कल के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। मतलब कल के प्रश्न को हम देखते हैं और आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में 23 सितंबर को इसको मनाए जाने की घोषणा हुई। आप जानते हो कि उसके पहले धनतेरस के दिन इसको मनाया जाता था, लेकिन चूंकि डेट में परिवर्तन होता रहता था प्रतिवर्ष और अंतरराष्ट्रीय जगत में मनाने के लिए इसको दिक्कत हुआ करती थी अल्टीमेटली, तो इसको अब जो है 23 सितंबर रखा गया है। 23 सितंबर ही डेट क्यों चुना गया आयुर्वेद दिवस के लिए? अगर आपको पता है तो आप मुझे कमेंट करके इसका आंसर बता सकते हैं कि भाई 23 सितंबर ही क्यों रखा गया, ठीक है। खैर, आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें आज रही हैं। एक बात मैं यहां पर आपको बहुत शिद्दत से कहूं कि आप करंट अफेयर्स की क्लास देखते समय बोर मत हुआ करिए। आप घंटों भर बात कर लेते हैं, चैटिया लेते हैं, तब आपका समय वेस्ट नहीं होता है। लेकिन जब आप पढ़ाई की आती तो आपके मन में एक द्वंद आता है, सर कितने घंटे क्लास है, सर क्लास कम कीजिए, सर ये करिए। ये आपकी बहुत बड़ी कमी है, इसको दूर करने का प्रयास कीजिए। जितनी चीजें मैं बताता हूं वो सुनेंगे, उसको उतारेंगे जीवन में तो एक बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा। ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। आइए पहले टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह ने 10 नवंबर को अत्याधुनिक डीपीएसयू भवन जो है उसका भी हाल ही में उद्घाटन किया है। तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है। 10 नवंबर इसकी डेट है और अत्याधुनिक डीपीएसयू भवन का उद्घाटन किया है। आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना को सशक्त बनाने के उद्देश्य से रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों यानी कि डिफेंस पीएसयूज के बीच 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर यानी कि एमओयूज पर साइन भी किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। और इस पर जो है इनकी हस्ताक्षर की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर उन्होंने 4 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त करने का सम्मानित किया। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन से 4 चांद से उपक्रम है इनके बारे में आप जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL, आप जानते होंगे इसके बारे में, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने यंत्र इंडिया लिमिटेड के साथ 2 नए एमओयू पर साइन किया है। याद रखिएगा इस पॉइंट को। दूसरा, इन समझौतों का जो उद्देश्य है वो क्या है? यंत्र इंडिया लिमिटेड यानी कि YL के साथ के आधुनिकीकरण को सहयोग देना और 10,000 टन क्षमता वाले फॉर्जिंग प्रेस संयंत्र की स्थापना करना, जो रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों में उपयोग होने वाले एल्यूमिनियम अलॉय की आयात निर्भरता को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में इसको हम देख सकते हैं। दूसरा, HAL ने YIL को 435 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम जो है देने की प्रतिबद्धता भी दोहराई है। जबकि BDL, क्या BDL यानी कि जो आपका ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड है, VDL दरअसल अगले 10 वर्षों में 3000 मीट्रिक टन तक के सतत कार्यभार की आपूर्ति भी करेगा। ये अच्छी बातें हैं। तीसरा MOU MEDHAANI में मेंटल बैंक की स्थापना के लिए किया गया ताकि राष्ट्रीय महत्व की रक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक कच्चे माल की निर्बाध जो है आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसमें इसके अलावा बैठक में 4 DPSU, म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड MIL, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और
हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिलने पर सम्मानित किया गया। अब इनके नाम आपको क्या करना है, याद रखना कि हाल में किन उपक्रमों को दरअसल मिनी रत्न का दर्जा दिया गया है। मिनी रत्न का दर्जा, नौ रत्न का दर्जा, ये सब अक्सर आप सुनते होंगे, तो कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किन कंपनियों को मिनी रत्न और किन कंपनियों को नौ रत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, और इसमें जो आपके आईओएल है, तो आईओएल और जो बीएल है को 100%, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए, सुनिएगा इसको ध्यान से। ठीक है, ये पॉइंट कि जो आपकी आईओएल है और आपकी जो ये बीएल है, इसको 100% हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी उपयोग प्राप्त करने पर सम्मानित किया गया। आईओएल ने सितंबर 2025 से पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा अपना करके 8,869 टन CO2 उत्सर्जन घटाया, और FY यानी कि 5 ईयर प्लान, यानी कि 5 ईयर जो आपका होता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 होता है, इस फाइनेंशियल ईयर 25-26 की पहली तिमाही में 26.36 लाख रुपए की बचत की है। तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए क्या है, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा बीईएल जनवरी 25 में RE100 लक्ष्य हासिल करने वाला पहला नवरत्न उपक्रम बन गया, जिसने अपने स्कोप 2 उत्सर्जन को 15,000 मीट्रिक टन से घटा करके शून्य कर दिया, जो इसके नेट जीरो लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है। तो ये सारे जो आपके सामने जो चीजें हुई हैं, ये बड़ी अच्छी हैं, और इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब आपके सामने आ जाएगा प्रश्न, इसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है। ठीक है, रक्षा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DPSU भवन का उद्घाटन किया और रक्षा सामरिक उपक्रमों के बीच आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु 3 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया या अध्यक्षता की। ठीक है, ओके। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और BDL ने YL के साथ 2 MOU पर हस्ताक्षर किया, जिनका उद्देश्य एल्यूमिनियम आयल की आयात निर्भरता कम करना है। तीसरा, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BL और इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड यानी कि आपका IOL को रक्षा क्षेत्र में नवाचार हेतु राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, ये आपके सामने ऑप्शन है। तो अब ये प्रश्न आप तभी कर पाएंगे जब आपने थ्योरी को अच्छे से पढ़ा होगा। अब कहीं आप वन लाइनर पढ़ के चले जाते हैं तो गलती करके चले आते हैं। ऐसे प्रश्न आपके यूपीएससी पीसीएस में खूब पूछे जाते हैं, आजकल तो आरओ में भी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान रखना। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 सही है, तीसरा आपका रॉन्ग है। ठीक, चलिए सेकंड टॉपिक क्या आ जाएगा आपके सामने, त्रिसेवा अभ्यास। अभी हाल ही में ये किया गया है, यानी कि जो हमारी इंडियन नेवी है और बाकी अन्य जो हमारी 2 सेवाएं यानी कि आपकी थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से त्रिसेवा यानी कि जो 3 सेवाएं हो गई, तो त्रिसेवा अभ्यास 2025 का सफल आयोजन किया। भारत की तीनों सेनाओं का द्वारा यह संयुक्त अभ्यास दरअसल राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर के विस्तृत क्षेत्रों में इसको भी हाल ही में किया गया है। कौन सा अभ्यास, त्रिसेवा अभ्यास। ठीक है, और इस सैन्य अभ्यास में जटिल युद्ध परिस्थितियों और बहुक्षेत्रीय समन्वित अभियानों का प्रदर्शन किया गया कि भैया तीनों सेनाएं मिलकर के किस प्रकार से हमारे रक्षा को और मजबूत कर सकती हैं। ठीक है, और इसमें अलग अलग प्रकार के जो पनडुब्बी आदि रहते हैं उन्होंने, और ये कई सारे युद्धपोत थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है, वायुसेना के 40 से अधिक विमानों व भारतीय थल सेना के 30,000 से अधिक सैनिकों ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। बड़ी बात है अपने आप में। नौसेना के मुताबिक इस अभ्यास के माध्यम से तीनों सेनाओं के बीच संचालनिक तालमेल, एकीकृत युद्ध रणनीतियों और संयुक्त मानक कार्य प्रणालियों का परीक्षण एवं सत्यापन किया गया कि किस प्रकार से तीनों सेनाएं मिलकर के किसी भी बड़े युद्ध को रोक सकती हैं और आपस में किस प्रकार से समन्वय होगा कि कहीं कोई दिक्कत कम्युनिकेट करने में ना होने पाए, ताकि सीधे चीजें जो है इफेक्टिव होने पाए। क्योंकि अगर तालमेल सेनाओं में नहीं होगा तो अगर कोई बड़ा युद्ध छिड़ता है तो दिक्कत हो जाएगी। हमें तालमेल बिठाना, कम्युनिकेट करना आपस में बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, चलिए यह एक त्रिसेवा अभियान है जो भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच संयुक्तता और इंटरऑपरेबिलिटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे तीनों सेनाओं की। ठीक है, आप इस पर जो है आपके सामने प्रश्न बन जाएगा जिसका उत्तर आपको देना है। क्या प्रश्न है कि त्रिसेवा अभ्यास 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अक्सर क्या होता है कि आप एग्जाम में यहां पर प्रश्न पूछ लेता है कौन सा सही नहीं है। अगर पूछ लेता है कौन सा सही नहीं है
तो अब ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है कि आप इस नहीं शब्द को नहीं पकड़ते हैं और सही ध्यान करके आप जो है सही को टिक करके चले आते हैं, जबकि नहीं वाला छोड़ देते हैं आप। अक्सर ऐसे प्रश्नों में गलती होती है। तो जहां पर लिखा रहे कि कौन सा सही नहीं है, यानी कि सही नहीं है मतलब कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछता है आपसे, तो 3 सही होंगे, 1 रॉन्ग होगा, उसको पकड़ना है आपको, ठीक है। और इसमें क्या पूछा है, कौन सा सही है, तो कौन सा सही है इसका मतलब यह हो गया कि 3 रॉन्ग है, इसमें 1 सही होगा, ठीक है। तो नंबर 1 पॉइंट क्या है, ए वाला, कि यह अभ्यास केवल भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था, ठीक है। दूसरा, यह अभ्यास राजस्थान, गुजरात और उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ, ठीक है। इस अभ्यास में केवल वायुसेना के विमान शामिल थे, ठीक है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाना था। बताओ क्या इसका उद्देश्य है। बहुत आसान सा प्रश्न है और मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तुरंत आप कमेंट करके जरा मुझे बताओ कि ये जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। आपको देता हूं मैं 15 सेकंड का टाइम, तुरंत कमेंट करो नीचे, फट से मुझे बताओ क्या होगा इसका उत्तर, बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब इतना आसान अगर प्रश्न भी अगर आप नहीं बता पाएंगे तो दिक्कत है आपके लिए, ठीक है। बताओ इसका उत्तर क्या होगा एग्जैक्टली। उम्मीद करता हूं बताएंगे आप इसको, है ना। बताइए भैया क्या होगा इसका उत्तर एग्जैक्टली। इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या सही पूछा है ना, तो यही वाला बी वाला, ये अभ्यास राजस्थान, गुजरात और जो है आपका उत्तरी अरब सागर में आयोजित हुआ, ये ऑप्शन नंबर आपका बी इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आइए आगे बढ़ते हैं, बस बी इज द राइट आंसर। चलिए, उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों में, विद्यालयों में वंदे मातरम जो कि हमारा राष्ट्रीय गीत भी कहा जाता है, वो अब क्या हो जाएगा, नियमित और अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा घोषणा की है कि भैया वंदे मातरम गीत जो है हो जाए। आपने फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ी होंगी, है ना, जो है फंडामेंटल ड्यूटीज में हमारे मौलिक कर्तव्य, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज बताई गई हैं, आप जानते होंगे। और उस फंडामेंटल ड्यूटी में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और हमारे राष्ट्रीय स्मारक आदि के बारे में आदर और सम्मान करने की बात कही गई है। पता है ना ये बात आपको। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन तो चिल्लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ये हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, फला हो रहा है, ढिमका हो रहा है, लेकिन हम हमारे बारे में नहीं सोचते हैं। आप किसकी बात करते हैं, आप फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, आप संवैधानिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं, जो आपके आप व्यक्तिगत अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन आपसे बात जब आपके ड्यूटी की जाती है तब आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप संविधान चिल्लाएंगे, संविधान का ये हो रहा है, संविधान का वो हो रहा है, लेकिन आप क्या करेंगे, रेल की पटरियों को उखाड़ देंगे, आप क्या करेंगे, रेल को रोक देंगे, आप सरकारी इमारतों को जला देंगे, आप गाड़ियों को जला देंगे। तब कॉन्स्टिट्यूशन का जो है क्या कहते हैं, हनन नहीं होता है, तब सांप्रदायिकता या अन्य चीजें नहीं फैलती हैं। ये हमारी आपकी क्या कमियां हैं, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना हम अपने फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। हम अधिकारों की बात करते हैं लेकिन हम अपने कर्तव्यों की बात नहीं करते हैं। ये बहुत खराब चीज है अपने आप में। इसलिए हमें अपने फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ अपने फंडामेंटल ड्यूटी पर भी उतना ही फोकस करना चाहिए कि हमारे अपने कर्तव्य, हमारे नेशन के लिए, हमारे नेशनल एंथम के लिए, हमारे जो हमारे गवर्नमेंटल जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उनके प्रति हमारी अपनी क्या समझ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए अभी क्या किया गया है कि इसको जो है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं, इनके द्वारा जो रचित जो गीत है वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलया सीताराम, उस पर जो है ये बात कहेगी। आप लोग को शायद एक जानकारी नहीं होगी कि जो हमारा वंदे मातरम है, दरअसल इसी को पहले राष्ट्रगान बनाए जाने की बात कही जा रही थी, लेकिन कुछ विरोध आदि के फलस्वरूप दरअसल इसको क्या किया गया, नहीं किया गया। ये भी देश की विडंबना ही है कि भारत जैसे देश में जो है ऐसी चीजें नहीं लागू की जाती, इसका विरोध हो जाता है। खैर कोई बात नहीं। कांग्रेस के अधिवेशन में इसका विरोध किया गया था, शायद आप जानते होंगे, मैं नाम आदि नहीं लूंगा, नहीं तो फिर आप लोग कहोगे सर ऐसा नहीं ऐसा हो गया। कांग्रेस अधिवेशन में एक बड़ा अधिवेशन था और एक उस समय के जो तत्कालिक जो अध्यक्ष थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया था और कहा जाता है कि वो एक पाकिस्तान जो है बनाए जाने का एक सूत्रपात था, ऐसा कहा जाता है, ऐसा सुनने में आता है। वो आप सर्च कीजिएगा कि किस अधिवेशन में दरअसल इसको जो है गाने के लिए मना कर दिया गया था कांग्रेस के अध्यक्ष ने। खैर एनीवेज, आइए, भाषा या गीत दरअसल संस्कृत और बांग्ला भाषा के मिश्रण में लिखा गया है, ठीक है। अर्थ वंदे मातरम का अर्थ है मां मैं तेरी वंदना करता हूं। यहां मां का प्रतीक भारत माता, मदर ऑफ इंडिया के मतलब के नाम से इसको लिया गया है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं नहीं गाऊंगा ये सब चीजें बहुत गड़बड़ हो जाती हैं कई बार, है ना, समझाना चाहिए, है ना, मां तो मां होती है ना, वंदे मातरम। चलिए खैर, किसी को लेकिन जबरदस्ती भी हम नहीं कर सकते, है ना, जिसकी अपनी अपेक्षा है, इच्छा अपनी। ऐतिहासिक महत्व, वंदे मातरम ने स्वाधीनता संग्राम यानी कि फ्रीडम मूवमेंट के दौरान राष्ट्रभक्ति का नारा बनकर लोगों में उत्साह और एकता की भावना को जगाई और इससे लोग उत्साहित हुए और देश की स्वतंत्रता में उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
यह गीत दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन कलकत्ता में पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया गया था। और आप समय का चक्र देखिए कि पहली बार 1896 में गाया गया, लेकिन इसी कांग्रेस के आगे बढ़ने पर एक अध्यक्षता में इसको न गाने के लिए मना कर दिया गया। तो यह भी एक समय चक्र था, क्या किया जाए इसके लिए। चलिए, ये चर्चाओं में क्योंकि इसने अपने स्थापना के 150 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए चर्चाओं में है ये, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इस गीत को उस अधिवेशन में स्वरबद्ध किया था, ठीक है। यह भी पॉइंट आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय गीत का दर्जा की अगर हम बात करें तो जनगण मन को राष्ट्रीय गान घोषित किया गया, जबकि वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत यानी कि नेशनल सॉन्ग, यानी कि नेशनल एंथम क्या है आपका, जनगण मन है, और जो आपका राष्ट्रीय गीत है वो क्या है आपका, वंदे मातरम है। जनगण मन को लेकर भी कई बार विवाद हो जाता है। एग्जैक्टली जनगण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, इसका मीनिंग क्या है? इतिहास के पन्नों को जरा पलटिएगा और देखिएगा कि राष्ट्रगान में जनगण मन अधिनायक जय हो भारत भाग्य विधाता, ये किसके लिए कहा गया था? कभी नोटिस किया आप लोगों ने? खाली किताबी पन्ने पलटते रहते हो। इतिहास में झांक के देखा करिए, इतिहास में क्या सही लिखा गया, क्या गलत लिखा गया, और अब क्या सही पढ़ रहे हैं। जरा जनगण मन के बारे में जरा एक बार पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रहा है। इस पर भी कई बार विवाद हो जाता है, लेकिन चूंकि आजकल सही शब्दों को बोलने पर पाबंदी लगा दी जाती तो नहीं बोलता है कोई। खैर, सर्च कीजिएगा इसको, ठीक है। यह जानना जरूरी है, आप लोग यूथ है ना, जानिएगा इसके इतिहास के बारे में इसके। चलिए, भारत सरकार ने 24 जैन 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता दे दी थी, ठीक है। तो यह भी पॉइंट आपको याद रखना है। गीत का भावार्थ क्या है कि गीत में भारत भूमि को मां के रूप में दर्शाया गया है, उसकी हरियाली, नदियां, पर्वत, सौंदर्य का वर्णन किया गया है। यह गीत देशभक्ति, मातृभूमि का के प्रति जो है श्रद्धा और समर्पण की भावना को व्यक्त करता है ना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, ठीक है। बड़ा अच्छा गीत है, सुनिएगा इसको। चलिए, अब आप बताइए, इसके सामने आपके सामने प्रश्न आ जाएगा, क्या है इसका उत्तर? वंदे मातरम गीत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, वंदे मातरम गीत की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की। आप कंफ्यूज जाएंगे भाई साहब इसमें, कुछ लोग इसे टिक लगा देंगे, अरे वाह कितना आसान प्रश्न, टिक लगा के चले आएंगे इसको। वंदे मातरम गीत केवल संस्कृत भाषा में लिखा गया है, अच्छा ठीक है। वंदे मातरम गीत को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया, और वंदे मातरम गीत पहली बार 1919 के कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया। कौन सा सही है इसे बताओ? बड़ा आसान सा प्रश्न है, मुझे लगता है कि इसमें से सी वाला होना चाहिए सही आपका। ये सब गलत है भाई साहब आपके, सही है इसी की गलत है, बताइएगा उत्तर क्या होगा आपके। एक बार दोबारा पढ़ लीजिए आप, आपको क्या लगता है कौन सा उत्तर सही होगा? पढ़िए, दिमाग से लगा के सुन पढ़िए, बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं इसमें, ठीक है। कौन सा सही है ये पूछा आपसे, राइट कौन सा है इसमें से? देखते हैं। सी हमने बताया था, क्या देखिए सी है, बिल्कुल सी ही आपका सही है, बाकी सब आपके क्या रॉन्ग है। चलिए, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी TFF, अभी ट्रिपल F अभी चर्चाओं में रहा है। तो ब्राजील के वेलम में जलवायु शिखर समिट हो रहा है, यानी कि जो लीडर समिट वहां पर हो रहा है, उसमें आगामी COP30 जो आपकी होने वाली, उसके लिए एक मंच बनाया जा रहा है, एक तरीके से एक मंच तैयार किया जा रहा है। इसी दौरान ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी, जिसको TFFF बोलते हैं, नामक नई पहल की घोषणा भी हुई है। और यह आपके एग्जाम के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। भारत ने इसमें ऑब्जर्वर के रूप में शामिल होने का निर्णय लिया है, ठीक है, जो उसकी वैश्विक जलवायु नेतृत्व की निरंतरता को क्या करता है, दिखाता है। क्या है ये TFFF? अभी हम इस पर चर्चा करते हैं। क्या है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटीज अपने आप में, ठीक है, ये आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, ये क्या है? ये अपने आप में एक वैश्विक वित्तीय तंत्र है, जिसे ब्राजील की सरकार ने प्रस्तावित किया, जिसका उद्देश्य क्या है? ट्रॉपिकल जो जंगल होते हैं, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय जो आपके ये जंगल होते हैं, उनको सुरक्षित जंगल के रूप में रखना, और इसके बदले में उन देशों व समुदायों को आर्थिक भुगतान करना जो जंगल को सुरक्षित करते हैं। यानी कि अगर आपने इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करने का प्रयास किया तो आपको वित्तीय सहायता दी जाएगी। ये TFFF का एक मुख्य क्या है उद्देश्य, ताकि हम जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज को क्या कर सके, हम रोक सके। और आप जानते हो कि इसी रेफरेंस में COP30 की बैठक होने वाली है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जिसको हम COP के नाम से भी जानते हैं। और ये आपके एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होती है, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं। ध्यान रखिएगा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दो होती हैं, मैंने बताया कई बार। एक तो होती है आपकी क्लाइमेट चेंज पर, जलवायु परिवर्तन पर, CLIMATE क्लाइमेट चेंज।
और एक बैठक आपकी होती है CHANGE, एक होती है आपकी बायोडायवर्सिटी पर, बायोडायवर्सिटी पर। यह बात ध्यान रखिएगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एक क्लाइमेट चेंज को लेकर के होती है, उस पर भी प्रश्न बनता है आपके एग्जाम में, और एक जो होती है वो होती है आपकी बायोडायवर्सिटी पर, तो उस पर ही बात होती है। अभी जो बात TFF आदि की हो रही है, ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो 30 होने वाली वो क्लाइमेट चेंज पर होने वाली है, ठीक है। COP जो 30 है आपकी, वो किस पर होने वाली है, वो आपकी क्लाइमेट चेंज पर होने वाली है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्या इसका कुछ प्रभाव होता है, ये सारी बातें भी आपके मेंस में, आपके प्री में, आपके और इंटरव्यू में पूछी जाती हैं, और एसए में भी इस पर प्रश्न खूब बनता है। तो क्लाइमेट चेंज को आप विस्तृत रूप से तैयार कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से है, ठीक है। चलती है मुख्य बिंदु और इसके कुछ हैं, आइए देखते हैं इसको। तो जंगलों को विनाश से बचाना और उन देशों को प्रतिफल देना जो ऐसा करते हैं, यानी जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं, उनको जो है अनुदान आदि देना, ये इसका उद्देश्य है। इस पहल के पीछे जंगल बचाना आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना का विचार है, या एक मिश्रित वित्त मॉडल पर आधारित है। सार्वजनिक, परोपकारी तथा निजी पूंजी का मेल इसमें है। यह कैसे काम करेगा, तो TFF का काम करने वाला का तरीका सरल नहीं हो, लेकिन प्रमुख चरण इस प्रकार है। कैसे काम करेगा, नंबर 1 कैसे काम करेगा, नंबर 1 क्या करेगा, पूंजी जुटाना, यानी कि शुरुआत में सरकारों, परोपकारी संस्थाओं और अन्य प्रायोजकों से कुछ राशि जो है जुटाई जाएगी, ताकि उन देशों को दिया जा सके पैसा जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करते हैं। दूसरा, इसके बाद इस पूंजी को निवेश योग्य पोर्टफोलियो में लगाया जाएगा, जैसे विकासशील देशों के बॉन्ड या अन्य निवेश उपकरणों में, ताकि उससे रिटर्न की वापसी हो सके, मिल सके, ठीक। तीसरा, रिटर्न से भुगतान करना, यानी कि इन निवेशों से जो यहां पर किया जाएगा, इन निवेशों से जो रिटर्न उत्पन्न होगा उसे जंगल वाले देशों को हेक्टेयर के आधार पर भुगतान के रूप में दिया जाएगा। डायरेक्ट मनी नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से दिया जाएगा। उदाहरण के लिए, 1 हेक्टेयर बचाए गए जंगल के लिए निश्चित राशि फिक्स की जाएगी कि अगर आपने इतनी हेक्टेयर की जमीन को और मतलब फॉरेस्ट को अगर आपने कंजर्व किया है, तो इतनी राशि आपके यहां पर आपको दी जाएगी, ठीक है। दूसरा, इस तरह जंगल को न काट कर रखने का आर्थिक इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि अगर आप जंगल को बचाएंगे तो उसका एक इंसेंटिव आपको मिलेगा। बड़ी अच्छी पहल जो है ब्राजील के द्वारा इसकी शुरू की गई है। TFFF आपकी परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मेंस और प्री दोनों के प्रोस्पेक्टिव से आप क्या करिएगा, इसके नोट्स आज ही जो है क्या करिएगा, बना लीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। चलिए फिर क्या होगा, इतना ये दूसरी रिटर्न से भुगतान मिल गया, फिर क्या होगा, मॉनिटरिंग और पात्रता होगी, यानी कि जंगलों की स्थिति की निगरानी सैटेलाइट इमेजिंग और राष्ट्रीय वन मॉनिटरिंग सिस्टम NFMS के जरिए होगी, ताकि एग्जैक्टली हमें नॉलेज हो सके कि भैया डेटा आप सही दे रहे हो कि बस खाली पैसा ही ले रहे हैं हमसे, ठीक है। देशों को पात्र बनाने के लिए ऐसे मानक पूरा करने होंगे, जैसे कि जंगलों का प्रकार कौन सा है, वृक्षों की ऊंचाई क्या है, और अन्य तकनीकी जो मापदंड है आपके वो क्या है। तो इन मानकों पर अगर आप खरा उतरेंगे तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, इस फंड के लिए, अदरवाइज नहीं एलिजिबल रहेंगे आप, ठीक है। चौथा क्या रहेगा, स्थिरता और दीर्घकालिक दृष्टि, यानी कि उद्देश्य यह है कि एक स्थायी तंत्र बने, यानी बार बार अनुदान देने के बजाय निवेश से उत्पन्न रिटर्न द्वारा चलने वाला मॉडल ये बन जाए अपने आप पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्यों जरूरी है ये भैया TFFF, आखिर क्या नीड होगी इसकी, तो उष्णकटिबंधीय जंगल वैश्विक जलवायु, जैव विविधता और स्थानीय लोगों के जीवन से सीधे जुड़े हुए हैं, इसीलिए इनका कंजर्वेशन करना क्या है, बहुत आवश्यक है। आप जानते होंगे बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ती हुई आबादी से क्या हो रहा है, तीव्र शहरीकरण हो रहा है, तीव्र औद्योगिकीकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है तो औद्योगिकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है तो शहरीकरण हो रहा है। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन और उनके फलस्वरूप क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं ने आज बहुत तेजी के साथ लोगों को प्रभावित किया है। अभी हाल ही में आपने देखा कि हैती में जो तूफान आया वो अपने तीव्रता से, अपने औसत तीव्रता से 5 गुना ज्यादा तीव्र था। तो वहीं दूसरी ओर आपने हाल फिलहाल में भारत में उत्तराखंड में जोशीमठ से लेकर के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू मनाली आदि में देखा कि किस प्रकार से बादल फटने से लेकर के और तीव्र वर्षा अपने औसत से 18% ज्यादा रही, जिसका इंपैक्ट टोटली किसके माध्यम से देखा गया, जलवायु परिवर्तन के माध्यम से ही देखा गया। तो ये सारी चिंताएं कहीं ना कहीं क्या है, अपने आप में बहुत दिक्कत वाली हैं। इसलिए अपने आप में इन प्रकार के जंगलों को बचाया जाना क्या है, बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। परंपरागत जंगल संरक्षण फंड अक्सर अल्पकालिक, कमी वाले और दान आधारित रहे हैं। TFF इन चुनौतियों का विकल्प अपने आप में क्या करेगा,
प्रस्तुत करेगा। तो वहीं दूसरी ओर जंगलों को काटने वाला मॉडल आज ज्यादा लाभदायक रहा है। टीएफएफ इसे उलटने की कोशिश करेगा अपने आप पे, तो अब जंगल को बचाने का काम करेगा। ठीक है, चलिए चुनौतियां भी हैं भाई साहब, सिंपल सी बात है बहुत प्रकार की। जैसे इस मॉडल को विश्वसनीय मॉनिटरिंग और पारदर्शी संचालन की जरूरत होगी, वरना भुगतान मामले में दिक्कत हो जाएगी। भैया वास्तव में पता होना चाहिए कि हाँ भाई आपके पास कितना फॉरेस्ट है, कितनी उसकी ऊंचाई है, एग्जैक्टली उसकी मैपिंग होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, नहीं तो फंडिंग में दिक्कत आएगी अपने आप पे। ठीक है, निजी निवेश को आकर्षित करना है, एक बड़ा काम है अपने आप पे। इसके लिए जोखिम कम करना होगा। स्थानीय आदिवासी व समुदायों की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि टीएफएफ ने कहा है कि कम से कम 20% भुगतान उन्हें मिलेगा, क्योंकि भैया ये जो आदिवासी समुदाय आज जो लोग रहते हैं, ये दरअसल क्या करते हैं, जल जंगल जमीन को बचाने का बहुत प्रयास करते हैं। इसीलिए इनको भी फंड का अच्छा खासा पैसा यानी कि 20% इनको भुगतान किया जाएगा। ये भी अपने आप एक बड़ी जो है अच्छी बात है ना। चलिए, भारत के लिए निश्चित तौर पर कई सारे मायने हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि भारत जैसे देश जिनमें उष्णकटिबंधीय या उप उष्णकटिबंधीय जंगल मौजूद हैं के लिए यह मॉडल अवसर और चुनौती दोनों रूप में प्रस्तुत करेगा अपने आप में। उदाहरण के लिए, यदि भारत जंगल संरक्षण के मानदंडों को पूरा करे तो ऐसे तंत्र से लंबे समय के भरोसेमंद वित्तीय संसाधन मिल सकता है। यानी कि अगर इस पर काम सरकार कर ले तो फंडिंग का एक अच्छा जुगाड़ हो जाएगा अपने आप पे। ठीक है, बस उसको जो है मॉनिटरिंग, डेटा प्रणाली आदि पर काम करना पड़ेगा, बस दैट्स इट। ठीक है, स्थानीय समुदायों और आदिवासी लोगों को शामिल करना और उनकी भूमिका और अधिकार सुनिश्चित करना होगा, तब जाकर चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, भारत की प्रमुख उपलब्धियां यहां पर लिखी गई हैं कि किस किस प्रकार से भारत ने जो है एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। जैसे कि 2005 से 2020 के बीच में जीडीपी की एमिशंस जो इंटेंसिटी में 36% की कमी, जंगलों और पेड़ों के आवरण में वृद्धि हुई है। ये सारा कुछ डेटा यहां पे दिया गया, तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं या स्किप कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। अगर आप चाहें तो आप मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको आप नोट कर लीजिएगा। भारत का हित है भाई, भारत एक ऑब्जर्वर है, इसलिए मॉडल को समझ सकता है, बाद में इसे जुड़ने के लिए विकल्प खुले रख सकता है और दक्षिण दक्षिण सहयोग की भूमिका को मजबूत कर सकता है। ये इसके भारत के अपने अलग मायने हैं अपने आप पे। ठीक है, अब इसी पर बन जाएगा आपके सामने प्रश्न और इसका देना है आपको उत्तर। इतना डिटेल्स में आपको करा रहा हूं, इतना कराने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ेंगे भाई साहब तो आपके लिए क्या समस्या है अपने आप में, पढ़ा करिए आप लोग। ठीक है, अच्छा, फॉरेस्ट के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट भी कई बार आपके एग्जाम पूछाता है, तो ये भी टास्क है आपका। टास्क ये भी है कि टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ये पढ़ना है आपको, TYPES, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगलों के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट। बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न ये, इसलिए इसको भी आपको क्या करना है, याद करना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बड़े शिद्दत के साथ इसको तैयार करते हुए आपको जाना है। ठीक है, चलिए अच्छा प्रश्न बताइए आप लोग। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी यानी कि TFFF के बारे में कौन सा कथन सही है? नंबर 1, यह उष्णकटिबंधीय वनों की सुरक्षा पर प्रति हेक्टेयर वार्षिक भुगतान की व्यवस्था करता है। इसका वित्तीय मॉडल इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड्स निवेश पर आधारित है और भारत इसका फाउंडिंग मेंबर है। नहीं, फाउंडिंग मेंबर तो नहीं है भाई साहब। ए वाला होगा क्या? केवल एक होगा क्या? ऐसा है कहीं? नहीं है। केवल 1 और 2 होगा क्या? ए वाला होगा क्या? क्या होगा? ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 2 और 3 ये भी नहीं, मुश्किल लग रहा है मुझे। 1 और 2 होगा क्या? देखो जरा कौन सा ऑप्शन होगा, देखते हैं जरा। ए ही होगा। ठीक है, 1 और 2 ही होगा। ठीक है, चलिए बाकी ये आपके सामने एक एडवर्टाइजमेंट है पीसीएस को लेकर के, आप चाहें तो आराम से पीसी की तैयारी कर सकते हैं। और फाउंडेशन कोर्स हमारा यहां पर डिटेल्स में जानकारी आपको दी गई हुई है सारा। अगर आपको पीसी तैयारी करनी है तो उसके लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8660440920 पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए भारत में अंगदान की गंभीर कमी भाई साहब ये एक बड़ा जो है चर्चित मुद्दा है और इसको लेकर कई बार आप जो है गलती कर देते हैं, जानते समझते नहीं है। अंगदान महादान कहा जाता है हमारे यहां पर, लेकिन अंगदान को लेकर के अभी हमारे भीतर गंभीरता नहीं है और अवेयरनेस भी नहीं है अपने आप में। जैसे बहुत सारे लोग जिनके आंख नहीं होती, बाकी अंदर के इंटरनल पार्ट्स नहीं होते हैं, तो वो कई बार एक्सपायर कर जाते हैं। लेकिन अगर इंसान अंगदान कर दे तो वो लोग बच जाएंगे जो किसी एक्सीडेंट में उनके पार्ट्स खराब हो गए या कुछ दिक्कत हो गई है तो इसीलिए अभी ये न्यूज चर्चाओं में रही है, यानी कि नेशनल ऑर्गन टिश्यूज एंड ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन, नोटो इसको नाम बोलते हैं हम, NOTTO बोलते हैं। क्या ये नोटो है? नोटो भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत आने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का क्या है, संगठन है अपने आप में। इस पर शॉर्ट नोट्स आदि आ सकता है और इस पर कई सारे प्रश्न भी आपके बन सकते हैं। क्या कुछ चीजें इसमें लिखी गई, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। यह ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994
के अंतर्गत संचालित है। कौन? ये जो आपका नोटो है अपने आप पे, ठीक है, ये ठीक है। और देश में अंग एवं ऊतक दान प्रक्रिया, प्रत्यारोपण तथा नेटरिंग को समन्वित करता है अपने आप। यानी कि जो लोग अपने इस टिश्यूज को, स्टेम सेल आदि को और अंग को आप जो है दान आदि करते हैं, तो वो सारी चीजें इसमें काम यही करता है अल्टीमेटली। ये एक अपने आप एक ऑर्गेनाइजेशन है। दान आप भी दे सकते हैं, आप एक्सपायर होने के पहले ही दान दिया जाता है, जानते होंगे। अपने आंख, अपने बाकी इंटरनल जो आपके ऑर्गन्स होते हैं, अगर सही है तो वो हॉस्पिटल वाले ले जाते हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट वाले। बाद में आपके मरने के बाद आपके घर वाले को सूचना देनी पड़ती है कि हाँ फला व्यक्ति एक्सपायर हो गया, आप इनके बॉडी पार्ट को ले जाकर के इनके अंग निकाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा दान है अपने आप। यानी कि मरने के बाद भी आपकी धड़कनें किसी और के दिल में धड़क सकती हैं, ठीक, जानते होंगे। आपकी आंखों से कोई और देख सकता है, ध्यान दीजिएगा। मरने के बाद दान देनी है भाई साहब, पहले ही नहीं दान देनी है कि पता चले कि डॉक्टर के पास जाओ, कहो सर ये हमारा कान निकाल लो, हमारी आंख निकाल के दे दो इनको। ऐसा नहीं करना है भाई साहब, मरने के बाद दान दिया जाता है। मतलब कि दान के रजिस्ट्रेशन आपको अभी कराना पड़ेगा, जब आप एक्सपायर हो जाएंगे तो आपका आंख कान निकाल लिया जाएगा, अगर आप देंगे, दान देंगे, ठीक है। पहले ही नहीं चले जाइएगा। एक लड़का हमसे कहने लगा, सर जी कब जाना है सर दान देने? सर मैं जाऊंगा दान देने। मैंने कहा ब्लड डोनेट नहीं कर रहे हो भाई साहब, कि जिंदा रहते हुए ब्लड निकाल देना है, अंग दान देना है। तो अभी आंख निकालोगे तो देखोगे कैसे? सदियों तुम्हारी नहीं हुई, बस शादी भी नहीं हुई कि हाँ मैडम को देख लोगे तो सुकून रहेगा कि हाँ मैडम को देख लिया है। मैंने कहा अभी दान नहीं देना, आंख को दान बाद में देना है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दूसरा, इसे देश में अंग या ऊतक यानी कि टिश्यूज और दानकर्ता व प्राप्तकर्ताओं के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्री और समन्वय केंद्र के रूप में स्थापित किया गया। इसके तहत राज्य स्तर पर स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोट्टो काम करे। नोट्टो है नेशनल लेवल पे, उसे सोट्टो है आपका। सोट्टो क्या है आपका? एक तरीके से स्टेट लेवल पर। तथा अच्छा, ये इंग्लिश में सोट्टो ही बोलेंगे, कुछ और बोलेंगे भाई साहब? इंग्लिश मेरी वीक है, जरा बताइएगा इसको क्या बोलेंगे इसको। तथा क्षेत्रीय रूप से रीजनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन रोटो, नोट्टो, सोट्टो, रोटो के नाम से इसको जो है जानते हैं, नेटर काम करता है, ठीक है। इसको बताइएगा, इंग्लिश वाले जरा बताइएगा इसको क्या बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा इसका, बताइएगा मुझे जरा। और अब इस नोट्टो की पहल क्यों जरूरी है? क्योंकि मांग पूर्ति में भारी अंतर है। यानी कि जितनी डिमांड अंगों की होती है किसी व्यक्ति को लगाने के लिए, वो उसके एवज में पूर्ति नहीं हो पाती है, अंग कम पड़ जाता है। इसी के लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि लोग अपने बॉडी को दान दे दे, अभी से रजिस्टर करवा दे कि भैया हमारे मरने के बाद हमारे अंगों को किसी और को दिया जा सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो वही पॉइंट यहां पे लिखा गया है कि लोगों में इसके प्रति अवेयरनेस है और लोग दिए। नैतिकता, पारदर्शिता और समन्वय की आवश्यकता है। अंगदान, प्रत्यायन और प्रत्यारोपण में चिकित्सा, कानूनी तथा प्रशासनिक चुनौतियां होती हैं। जैसे किसी अब इसमें क्या होता है कि प्रत्यारोपण भी किया जाता है। जस्ट लाइक कि कोई एक व्यक्ति है ए नाम का, अब उसकी किडनी अगर खराब हो गई, बाय द वे, ठीक है, माना कि मैं ही हूं, एक व्यक्ति हूं और मेरी किडनी खराब हो जाती है। अब एक किडनी पर हूं या मेरी दोनों किडनी खराब हो जाती है, मुझे चाहिए, एक तो चाहिए भाई, दो होती तो एक तो चाहिए मेरे। अब मुझे कोई दान दे, ठीक है, या प्रत्यारोपण कर लिया कि कोई मतलब कोई अगर वैसे किडनी किसी की है तो वो दे दे, या फिर कोई जान पहचान में कोई दे दे किडनी, तो मेरी बीवी दे दे, मेरी माँ दे दे, कोई और दे दे, है ना, दे सकता है। आजकल गर्लफ्रेंड नहीं देगी भाई साहब, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देगी तो कोई आपकी घरवाली ही देगी, नहीं तो नहीं देगी। कोई बीवी दे सकती है, माँ दे सकती है, बहन दे सकती है, और कोई नहीं देगा। या कोई खास रिलेटिव अगर आपका तो देगा, नहीं तो कोई नहीं देता। एक किडनी पर कोई नहीं चलना चाहता है, ठीक है। तो इसमें भी लोग हिचकिचाते हैं, तो लोगों को अवेयर करना कि नहीं यार, एक किडनी पर आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि बहुत कम चांस होता है कि एक किडनी पर इंसान ना बचे, लेकिन चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक किडनी अगर सही है तो चल जाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ किडनी? पता है आप लोग को किडनी का क्या फंक्शन होता है? पता ही नहीं पता है? बताइएगा मुझे कमेंट करके। तो ये अवेयरनेस लोगों में लाना है कि भैया नैतिकता बची रहे, समन्वय बना रहे अपने आप में, ठीक है। सचेतना एवं सार्वजनिक भागीदारी, लोग जनता के प्रति अवेयर हों और जो भ्रांतियां आदि हैं इनको अंगदान को लेकर के वो ना हो, और लोग जो है सार्वजनिक रूप से अंगदान करें अपने आप पे, ठीक है। सूचना प्रवाह, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन मजबूत करना, यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे तत्काल निकटतम ट्रॉमा सेंटर जाएं, मेडिकल कॉलेज जाएं, ट्रांसप्लांट को ऑर्डिनेट के सूचना दे दें। एसओपीज लागू करना सड़क दुर्घटना से जुड़े मामलों में, यानी कि ब्रेन स्टेम डेथ की पहचान करना, परिवार से बातचीत करना, दान की अनुमति प्रक्रिया, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994 के अनुसार होनी चाहिए। तो ये सारी बातें इसमें लिखी गई, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। बस आगे के पॉइंट आप चाहें तो अपने आप में इसको आप पीडीएफ से पढ़िएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बस इतना मैंने बता दिया। मेंस वगैरह में आपके प्रश्न पूछ सकता है कि अंग प्रत्यारोपण
जो है कितना सामाजिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है, समाज के लिए कितना जरूरी है, मानव स्वास्थ्य में हम इसमें कितने बड़े क्रांतिकारी के रूप में हम इसको देख सकते हैं, अंग प्रत्यारोपण की जो प्रत्यारोपण की जो चीजें हैं, तो इस पर मेंस में आपके प्रश्न पूछ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। ठीक है, चलिए अब बताइए, प्रश्न आपके सामने आ जाता है। NOTTO नोटो द्वारा सुझाए गए जो आपके कुछ पॉइंट्स हैं, उनका उद्देश्य क्या है एक्चुअली। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अब आप इसको पढ़ो और मुझे इसका उत्तर बताओ। देखता हूं कि कौन इसका उत्तर मुझे बताता है, जल्दी से बताओ। यू हैव ओनली 15 to 20 सेकेंड्स, बताइए मुझे क्या होगा इसका उत्तर। दिमाग और तो कहीं आप लोग का बहुत चलता है, अभी इसमें नहीं चल रहा होगा, मैं जानता हूं। बताइए इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन नंबर बी। तो बी इज द क्या राइट आंसर। ठीक है, बी वाले में क्या था, ये देखो, एक समूह का प्रशिक्षण लेकर उसी समूह द्वारा अगले समूह को प्रशिक्षित करना। ठीक है, चलो रीलोकेट फॉरेस्ट ट्राइब, ये अभी चर्चाओं में रहा है भाई साहब। आप जानते होंगे कि जो ट्राइब्स होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनको रीलोकेट किया जाता है। कई बार उनके संस्कृति परंपराओं का कई बार नुकसान होता है, ये अभी चर्चाओं में रहा है न्यूज, इसलिए आपके एग्जाम में यहां से प्रश्न बन सकता है। क्या कुछ चीजें रही हैं, आइए इसका हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं। भारत में बाघ संरक्षण के लिए 1973 से गांवों को जंगलों से हटाया जाता रहा है, लेकिन कई बार क्या हुआ कि यह प्रक्रिया जबरन बिना किसी अधिकारों के जो है ये कर ली गई। इससे क्या हो, जो ट्राइब्स हमारे होते हैं उनको नुकसान होता है, दिक्कतें होती हैं, और जो एक फॉरेस्ट एक्ट जो बनाया गया है उसके नियमों को पालन नहीं किया था उसका, इसीलिए यह चर्चाओं में भी है। और इसके लिए सरकार ने एक नया प्रावधान ऐड ऑन किया है, उसी पर हम लोग आज बात कर सकते हैं कि भाई जो जंगल को जो बचा रहे हैं, जो ट्राइब्स आदि होते हैं, हम उनकी सुरक्षा क्यों नहीं करते हैं आखिर, है ना। हम जंगल के नाम पर हम उनको रिलोकेट कर देते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। तो ये सारी चीजें चर्चाओं में रही हैं, यानी कि कई बार क्या होता है कि लेकिन कई बार यह प्रक्रिया जबरन बिना अधिकारों के निस्तारण या ग्राम सभाओं की सहमति के बिना की जाती है, और इस पर लगातार विवाद विरोध और अदालतों में मामले चलते रहते हैं। इसी पृष्ठभूमि में जनजातीय कार्य मंत्रालय ने यह नीति का ढांचा तैयार किया है। नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, रीलोकेशन शुड बी द लास्ट रिजॉर्ट। नीति स्पष्ट रूप से क्या कहती है, यह कहती है कि वनवासियों के अधिकार, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो था, ये पहले पूरी तरीके से निपटे तभी कोई पुनर्वास यानी कि रीलोकेशन किया जा सकता है। इसके नियम कानून को मानना क्या इंपॉर्टेंट है, और इस पर भी हम फर्स्ट राइट जो एक्ट 2006, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आगे कि क्या है राइट। इसमें जनजातियों को अधिकार कई सारे दिए गए हैं फर्स्ट में, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। समुदाय चाहे तो टाइगर रिजर्व के भीतर भी रह सकते हैं, उन्हें संरक्षण और प्रबंधन में शामिल किया जाए। यह पहली बार है जब किसी नीति दस्तावेज ने को एग्जिस्टेंस यानी कि मनुष्य प्लस बाघ सह अस्तित्व को इतनी स्पष्टता से क्या किया, स्वीकार किया हुआ है। ठीक है, क्या नया पॉलिसी जो फ्रेमवर्क है क्या कहता है, तो रिकरेक्टिंग, रिकनाइलिंग कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी राइट्स अ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर रीलोकेशन एंड को एग्जिस्टेंस इन इंडिया टाइगर रिजर्व्स। क्या कहता है प्रावधान, क्या कहता है, नंबर 1, नेशनल फ्रेमवर्क जो बनना चाहिए, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय मिलकर के तय करें कि प्रक्रियाएं, समय सीमा, इसकी जवाबदेही तंत्र होनी, जवाबदेही इसकी तय होनी चाहिए। NDCCI डेटाबेस बनना चाहिए, यानी कि नेशनल डेटाबेस ऑन कंजर्वेशन और कम्युनिटी इंटरफेस, जिसमें होगा क्या क्या होगा, इसमें कितने लोग गांव के हटाए जाएंगे, उन्हें कितना मुआवजा मिलेगा, और आदि आदि जो है इसमें नए नियम आदि बनाए गए हैं। इसको एक एक करके आप पढ़ लेंगे तो आपको मजा आ जाएगा। FRA को अनुपालन करना, यानी कि जो फॉरेस्ट जो आपका एक्ट है फॉरेस्ट वाला, उसको फॉलो किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो आपका, उसको पालन किया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पारित हुआ था, जानते होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, पूछा जाता है एग्जाम में, तो ये भी आपको रखना। हालांकि इसकी जो है अभी इस पर ठीक से काम नहीं करते हैं लोग। ठीक है, तो ये बहुत सारे इसमें पॉइंट आपके दिए गए हैं। और नीति क्यों लाई गई, क्योंकि इसमें कई शिकायतें मिल रही थी इसमें ग्राम सभाओं की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से। ठीक है, तो ये सारी बातें, अभी हाल में विवाद उसमें जुड़ गया है। कर्नाटका के जो आपका नगरोल टाइगर रिजर्व में जेनु कुरबा जनजाति ने हाई कोर्ट में इसमें केस दायर कर दिया, इसीलिए यह मामला भी उछल के सामने आ गया आपके से। ठीक है, चर्चाओं में था, न्यूज में था। तो ये सारी बातें की करके आप आराम से PDF में पढ़ लीजिएगा। मोटे तौर पे मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ चीजें इसमें रही हैं। ठीक है, चलिए, ये नीति क्यों महत्वपूर्ण है, इसके लिए भी यहां पर पॉइंट दे रखा है कि मौजूदा कानूनों का पालन नहीं होता है,
इसे नीति इसे सुधारना चाहती है, यानी कि एफआरए जो आपका एक्ट है 2026 इस पर ध्यान दिया जाए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 पर ध्यान दिया जाए। दोनों कानून के बीच अक्सर टकराव होता रहता है, इन पर ध्यान दिया जाए, इस पर एफआरए पर और डब्ल्यूपीओ पर। पुनर्वास में पारदर्शिता नहीं रहती है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, इस पर ध्यान दिया जाए और समुदाय के सुरक्षा में योगदान लिया जाए। ठीक है, क्या है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और यहां पर प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकता है। तो क्या है ये? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वन अधिकार अधिनियम 2006 क्या है, जिसे आधिकारिक रूप से द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट जो है डेवलपर्स के एक्ट 2006 कहा जाता है। यह भारत की एक ऐतिहासिक, सामाजिक और न्याय से जुड़ी क्या कानून है अपने आप में। तो ये ट्राइब्स के अधिकारों को लेकर के बात करता है कई मामलों में, और इसलिए यह बड़ा महत्वपूर्ण होता है और इसी का उल्लंघन वायलेशन कई बार किया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका उद्देश्य है वन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देना और उन्हें कानूनी रूप से सुरक्षित करना। इन समुदायों को भूमि, वनों के उत्पादों, जल, चराई, सांस्कृतिक अधिकारों की कानूनी मान्यता देना, क्योंकि भाई वहां पर रहते हैं। प्रमुख प्रावधान इसमें है, इसके मेन प्रोविजंस क्या क्या हैं, जैसे कि भूमि पर अधिकार मिल सकता है इनको। प्रत्येक पात्र परिवार को 4 हेक्टेयर तक भूमि का अधिकार दिया जा सकता है जिस पर वह पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, भैया उनका राइट बनता है। सामुदायिक अधिकार दिया जाए, कम्युनिटी राइट्स दिया जाए, जैसे कि समुदायों को जंगल से संसाधनों जैसे लकड़ी, बांस, फल, औषधियां, पौधों आदि के उपयोग का अधिकार दिया जाए। ये ना हो कि नहीं भैया आप रहते हो नहीं इसका प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं, वो वहां पर रहते हैं, उनकी सुरक्षा भी कर सकते हैं, इसलिए उन पर इनका अधिकार होना चाहिए। ठीक। सामुदायिक वन संसाधन, ग्राम सभा को जंगल के प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग का अधिकार होना चाहिए। ग्राम सभा की भूमिका, ग्राम सभा इस कानून की मुख्य इकाई है, वही तय करती है कि कौन व्यक्ति, परिवार या समूह दावे के पात्र हैं। सरकार द्वारा निष्कासन पर रोक लगनी चाहिए। जब तक अधिकारों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी व्यक्ति या समुदाय को वन क्षेत्र से निकाला नहीं जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट आप समझ सकते हैं, बाकी इसका सिग्निफिकेंस है, इसको भी पढ़ सकते हैं यहां पर आराम से। तो ये जो आपका एक्ट है इस पर अलग से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई ये जो आपका एफआरए है ये बेसिकली क्या होता है अपने आप। ठीक है, तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यहां से पढ़ लीजिएगा अलग से। चलिए अब इस पर बन जाएगा आपके सामने क्या प्रश्न है। प्रश्न क्या है बताइएगा। नए नीति ढांचे के अनुसार निम्न में से कौन सा सिद्धांत अनिवार्य है? रीलोकेशन अंतिम विकल्प होना चाहिए। इसी प्रश्न के ऊपर प्रश्न है, ये मतलब टॉपिक के ऊपर प्रश्न है। पुनर्वास केवल ग्राम सभा और प्रत्येक परिवार की सहमति से ही किया सकता है। समुदाय टाइगर रिजर्व के भीतर रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं। क्या होगा बॉस? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या, डी, यानी कि 1, 2 और 3 क्वेश्चन इसमें क्या है, सही है। ठीक है, चलिए अब आ गया एक आपके सामने टॉपिक एआई गवर्नेंस गाइडलाइन। आप जानते होंगे एआई को लेकर के कई सारी चिंताएं व्यक्त की जा रही हैं। कई लोग इसको अच्छा कह रहे हैं, कई लोग इसको बुरा कह रहे हैं, कई लोग इस पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। तो उसी कंटेक्स्ट में बात है, भारत में एआई का जो बढ़ता उपयोग है उसको लेकर के कई सारे रूल एंड रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है अपने आप में, चैटजीपीटी आदि का उपयोग करता है। सरकार को मानक, दिशा निर्देश और जोखिम नियंत्रण की जरूरत महसूस हुई है अपने आप में, इसलिए यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इसी के लिए सरकार ने कई सारे प्रावधान आदि किए हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है कि भारत का एआई अधिकतम लाभ उठाए लेकिन उसके जोखिमों को भी नियंत्रित किया सके। ठीक है, एआई विकास समावेशी और सुरक्षित तरीके से हो सके, क्योंकि आप जानते हो कि एआई का गलत इस्तेमाल खूब होता है और गलत इस्तेमाल ना हो सके इसके लिए सरकार ने प्रावधान किया है। एआई जोखिमों की पहचान और उसका वर्गीकरण किया जाए, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा एआई की जिम्मेदारी तय की जाए। अगर एआई किसी को नुकसान पहुंचाए तो कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए डेवलपर जिम्मेदार होगा, वह प्लेटफॉर्म और उपयोगकर्ता। एक स्थिर और समझदार नीति ढांचा बनाना, यानी कि ताकि स्टार्टअप कंपनियां और सरकार एक समान दिशा में काम कर सके। और गाइडलाइंस की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? जैसे कि पीपल सेंट्रिक, अकाउंटेबल और फेयर एआई हो अपने आप में, एआई गवर्नेंस ग्रुप का गठन किया जाए अपने आप में, और प्राइवेट सेक्टर के लिए मार्गदर्शन दिया जाए चाहे कंपनियों को हो। फिर एआई सेफ्टी सिस्टम जो हो वो अपने आप में मजबूत हो, यानी कि एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट की बड़ी भूमिका होती है। क्यों? क्योंकि एआई स्टार्टअप और उद्योग को स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेगा। एआई सुरक्षा और नैतिकता पर पहली बार व्यापक नीति बनाई जाएगी अपने आप में। तो ये सारी बातें यहां पर आप देखेंगे तो एआई को लेकर के यहां पर कही गई हैं, यानी कि अल्टीमेटली अगर आप देखेंगे तो एआई को लेकर जो चिंताएं आज व्यक्त की जा रही हैं उन चिंताओं पर सरकार ने विराम लगाने का काम शुरू कर दिया। ठीक है, बस यही बातें हैं। चलिए अब इस पर बन जाएगा प्रश्न आपके सामने।
एआई पर आप लोग डिटेल्स में चीजें पढ़ लीजिएगा अलग से, ठीक है। निबंध में, प्री में, मेंस में, सब में प्रश्न पूछा जाएगा आपके। ये प्रश्न आपके सामने कि इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस के इंडिया स्पेसिफिक विशेषताओं में कौन सा सही है आपको बताना है। 4 कथन आपके सामने दिए गए हैं, जरा पढ़ो जल्दी से, बताओ इसका उत्तर क्या हो जाएगा। चलो पढ़ो, देखते हैं कि आप बता पाते हैं नहीं बता पाते हैं इसका उत्तर। कुछ चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं भाई साहब, है ना, और आप उसको छोड़ के चले जाते हैं। बताइए क्या होगा इसका उत्तर। ध्यान से पढ़िएगा तब जान पाइएगा, है ना, थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पता चलेगा आपको। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो बी में क्या है आपका, बी में आपका ये है आपका जो है बड़े पैमाने पर जीपीयू आधारित कंप्यूट अपने आप में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए अब आपके सामने एक ये हो गया इसका वीडियो, और आपके सामने जो है अब एक प्रश्न है आपके अभ्यास के लिए, जिसका उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में जाके देंगे कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। बड़ा आसान सा प्रश्न है, नाटो पर खूब सारे प्रश्न आते हैं, आपको बताना कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, 1947, 49 या 1950 में। कमेंट करिए, उसका उत्तर बताइए। अब आपके सामने मुख्य परीक्षा का एक प्रश्न है, सुपोषण क्या होता है, जिसको हम लोग यूट्रिफिकेशन कहते हैं, ये आपको लिखना है, अब बताना है मुझे, ठीक है। और कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि महात्मा गांधी के संघर्ष विराम संघर्ष नीति से आप क्या समझते हैं, समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। तो संघर्ष विराम संघर्ष का मतलब क्या होता था कि जब गांधी जी कोई आंदोलन शुरू करते थे, अगर उसमें कोई दिक्कत आ जाती थी तो उसको वहां पर छोड़ देते थे, फिर जो कुटीर उद्योग आदि जो नॉर्मल काम आदि होते थे उसमें लग जाते थे, और फिर उसके बाद फिर से नई ऊर्जा के साथ कोई नया आंदोलन खड़ा करते थे अपने आप पे। तो संघर्ष, फिर विराम, फिर संघर्ष अपने आप पे। तो ये गांधी की बड़ी अच्छी अपने आप में बात थी, और हालांकि इसकी आलोचना खूब होती है अपने आप पे। तो ये यहां पर हमने जो है प्रस्तावना में कई सारी बातें लिखी हैं, आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद मुख्य भाग में हमने लिखा हुआ कि उसमें क्या कुछ चीजें रही हैं, कि संघर्ष क्या होता, फिर विराम क्या होता था, संघर्ष विराम संघर्ष नीति का अर्थ क्या होता है। यानी कि गांधी जी मानते थे कि स्वतंत्रता प्राप्त का मार्ग केवल सतत संघर्ष से नहीं, बल्कि अवसर, परिस्थितियों और जनता की तैयारी के अनुसार चलना चाहिए। कि भैया ये नहीं कि बस जोश में कर लिया काम, नहीं, जनता कितनी तैयार है वो देखना। अगर जनता भटकती थी तो गांधी जी क्या करते थे, अपना आंदोलन वापस कर लेते थे और फिर से कुछ और काम में लगते थे, फिर जनता को जागृत करते थे, फिर से लगते थे। तो ये उनका एक प्लान था अपने आप में, ठीक है। वही सारी बातें यहां पर एक एक करके बताई गई हैं, और उसके किस एग्जाम्पल भी दिए गए हैं कि किस प्रकार से चीजों को गांधी ने किया। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए असहयोग आंदोलन, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन को विराम दे दिया, क्योंकि हिंसा के कारण आंदोलन अपने अहिंसक चरित्र से भटक गया था। यह चल रहा था, लेकिन बीच में क्या हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया। तो गांधी जी को लगा कि यार ये तो मामला हिंसात्मक हो रहा है, तो गांधी ने तुरंत अपने आंदोलन को वापस कर लिया और फिर से क्रियात्मक गतिविधियों में लग गए, और उसके बाद फिर से जो है नए आंदोलन की तरफ बढ़े। तो ये नीति थी उनकी अपने आप पे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे आप इसको अपने सामान्य जीवन से आप जोड़ सकते हैं। आप पढ़ते समय देर, अगर आपको बोर हो गए हैं, आप टाइम आपका जो लगता है कि यार बहुत ज्यादा खर्च हो गया, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप विराम ले लीजिए, कोई और काम कर लीजिए, या कोई अन्य आसान विषय पढ़ लीजिए, फिर से आप कठिन विषय पे आ जाइए। आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल इनके यहाँ पर दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो। और फिर इस नीति का औचित्य क्या था, यह भी यहाँ पर लिखा गया है अपने आप में। आलोचनात्मक टिप्पणी, कैटेगरी एनालिसिस किया जाता है इसकी, ये कई बार पूछा जाता है अपने आप में, ठीक है। कुछ नेताओं ने गांधी जी की इस नीति को अत्यधिक लचीली और समय खाऊ बताया, जिससे आंदोलन की गति कई बार धीमी पड़ गई अपने आप में। कई बार लोगों ने इसको कहा यार बताओ जब हम जोश में, तो गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लिया। तो इस पर खूब सारे प्रश्न बनते हैं आपके। बाकी फिर उसके बाद निष्कर्ष यहां पर लिखा गया, निष्कर्ष को पढ़ करके आप अपने आंसर को वाइंड अप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उत्तर आपको मिल जाएगा यहां पर अच्छे तरीके से, ठीक है। इसको पढ़िएगा प्लीज वीडियो पॉज करके, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आज का वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। अभ्युदय बैच हमारा आर का चल रहा है, नया बैच, आप चाहें तो इसमें एडमिशन ले सकते हैं दिए गए नंबरों के माध्यम से, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाबा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।